हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो? चलो, फिर से जैसे मैंने पहले भी बोला था, फिर से हम क्या आ गए, वापस आ गए। और यहाँ से आगे तो डेली ही रहेगा, आपके लिए मैं अपडेट्स देता रहूँगा। ओके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज का जो अपना आज जो मैं अपडेट दूंगा, आप सभी को पता होगा कि रेलवे का मतलब 2-3 दिन पहले रेलवे ग्रुप डी का जो है वो नोटिफिकेशन आया है और बहुत सारी वैकेंसीज है। बहुत सारी तो नहीं बोल सकते, बिकॉज जो लास्ट ईयर निकला था उसमें तो करीब, मतलब लास्ट ईयर नहीं, लास्ट वाला जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें करीब करीब हम मान लेते हैं कुछ 1 लाख के आसपास वैकेंसीज थी ग्रुप डी में। बट इस बार थोड़ी सी कम हो गई है, 32,000 के आसपास है। बट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन है कि शायद वैकेंसीज बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है, मतलब वो डिपेंड है। ठीक है, अब 32,000 कुछ कम वैकेंसीज नहीं है, राइट? मतलब एटलीस्ट 100-200 होने से अच्छा तो 32,000 तो बहुत अच्छा है ना, राइट? तो कितनी भी वैकेंसीज हो, हमारा काम क्या है कि सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है, राइट? सो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, जो वैकेंसीज निकली है आपकी 32,000, उसका जो सेवेंथ पे है आपका, ठीक है? कौन सा पे है आपका? 7 सीपीसी लेवल 1 का। और इनिशियल पे जो रहेगा, वो इनिशियल पे जो है वो कितना है आपके पास? 18,000 आएगा। अब मैंने शुरू इससे क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारे तो इसकी वजह से ही फॉर्म भरते हैं कि अरे सैलरी कितनी होगी। देखो, सैलरी तो थोड़ी सी कम है, ग्रुप डी के हिसाब से जॉब है तो 18,000 आपका इनिशियल पे है, राइट? तो 18,000 मतलब सिर्फ 18,000 आपके लिए नहीं मिलेंगे, आपकी इसमें क्या मिलेगा? जो डियरनेस अलाउंस होते हैं, बहुत सारे मतलब अलाउंसेस रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो जितना मुझे पता है, करीब करीब आपकी जो भी सैलरी होगी वो 39,000 के आसपास चली जाएगी, ठीक है? और वो भी अगर आपको ज़्यादातर पता होगा तो जो भी डिमार्केशन रहता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में कैसे होता है कि आपकी जो सिटी वाइज आपको अलाउंसेस मिलती है, मतलब कितनी सैलरी होगी वो आपका सिटी वाइज रहता है। और 3 टीयर में रहती है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, या फिर क्लास एक्स, वाई और जेड बोला जाता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 39,000 या फिर 40,000, ये आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा कौन से वाले सिटीज में? जो सिटी एक्स रहेगी, लाइक दिल्ली है, मुंबई है, फिर चेन्नई होगा या फिर कोलकाता होगा। मतलब करीब करीब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी वाले जॉब, जो जॉब्स होते हैं, उसमें करीब करीब उतनी ही अपनी क्या होती है, सैलरी होती है। ओके। तो ऐसे मत मान लेना कि अरे 18,000 है तो बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, मतलब उतना भी किसी को नहीं मिल पाता, तो उनके लिए तो ये अपना मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे में मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से, ठीक है? तो देखो, इस बार ना जो आपका एज जो है वो एज उन्होंने इंक्रीज किया है। पहले जो एज क्राइटेरिया था वो कितना था? 18 से लेके 33 ईयर्स तक का आपका एज रिलैक्स, मतलब एज था। बट कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था कि कुछ मतलब वैकेंसीज वगैरह निकली नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने कितने साल का यहाँ पर 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का क्या किया है, रिलैक्सेशन किया है। सो 18 से लेके कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए आपका? 36 ईयर होना चाहिए। इनके बीच का आपका अगर होगा तो आप क्या कर सकते हो? फिलअप कर सकते हो। और टोटल वैकेंसी जैसे मैंने बोला कि कितनी है, 32,000 आपकी क्या है, टोटल वैकेंसीज आई है। अब इसमें ना 3 ईयर्स का उन्होंने, देखो यहाँ पर बोला गया है 3 ईयर्स का क्या है आपका एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ है। ओके। ये तो आपका बेसिक है। नाउ अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, उस इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का, जो ओपनिंग डेट है, मतलब आप उस तारीख से क्या कर सकते हो, उस डेट से आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। वो है 23rd ऑफ जनवरी। आज कितनी है? 25 है, राइट? तो 23 से आपका क्या होगा, जो एप्लीकेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और कब तक भर सकते हो? क्लोजिंग डेट क्या है आपका? 22nd ऑफ फेब। ओके, 22nd ऑफ फेब क्या है आपका क्लोजिंग डेट होगा, तो उससे पहले भर लेना। ऐसे मत बैठना कि हाँ मैं क्या कर लेता हूँ, जो लास्ट 1 डे होगा उस लास्ट 1 डे पे भर देता हूँ। तो देखो, बहुत सारा मतलब लास्ट 3-4 दिन पे तो साइट चलना भी बंद हो जाता है। तो आप इसके भरोसे मत बैठना कि हाँ मैं लास्ट में भर दूंगा, हो जाएगा, ऐसे मत करना। अभी हुआ है ना ओपन, तो अभी से भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब आगे देखो। और फिर एक बार वो क्लोज हो गया डेट, ठीक है, मतलब 22 फेब के बाद आपका वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगा कि अरे मैंने कुछ तो गलत मतलब गलत गलत फील किया है, मेरे नाम में गलती हुई है, या फिर पापा के नाम में गलती हुई है, या फिर डेट ऑफ बर्थ मेरा गलत हुआ है, तो उस केस में ना आपको करेक्शन विंडो आ जाएगा। सो डोंट वरी, मतलब पैनिक नहीं होना है, अरे मैंने गलत भर दिया तो क्या होगा।
और आपको जो करेक्शन विंडो होगा वो करेक्शन विंडो कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका, देखो ये 25th ऑफ फेब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा आपका 6 मार्च तक चलेगा। आ गया समझ में? मतलब अगर कुछ भी गलती हुई है कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो करेक्शन विंडो में आप क्या कर सकते हो, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या हो जाता है, मतलब रेलवे जो है वो क्या कर लेती है कि आप ना इसके लिए आपके 250 रुपीज जो है वो रेलवे क्या कर लेती है, चार्ज कर लेती है। क्यों क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि आपका निग्लिजेंस है, वो आप उसको देख नहीं रहे हो, राइट। मतलब पहली बार वो तो बोल रही है कि पहली बार ही आप अच्छे से भर लो, लेकिन आपको तो इतना हरी रहता है कि हाँ ठीक है भाई भर दिया मैंने, सब कुछ भर दिया अच्छे से। लेकिन फिर बाद में पता चल जाता है कि कहीं तो स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है, या फिर जहाँ पर पापा का नाम डालना था यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, ऐसे दिक्कत हो जाती है। और इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज ऑफ जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उस केस में आपको बाहर निकालना, मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे। ओके, ये याद रखना। नाउ ये याद रहेगा आपको, अगर कुछ भी गलत है तो आपको क्या करना है, पेशेंस से काम लेना है। ज़्यादा इधर उधर, मतलब मैं अभी रेलवे बोर्ड को ही कॉल कर लेता हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप आराम से पेशेंट रखो। 25th ऑफ फेब के बाद आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, कब तक है, 6 मार्च है। लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर आपने गलत किया ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। नो, आगे देखो। अब हम सबसे पहले एग्जाम जो पैटर्न होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम जो पैटर्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं। एक तो सब्जेक्ट से आपका पहला वाला देखो, जनरल साइंस है। और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट डाले, यहाँ पर क्या है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और जो भी टाइम अलॉटमेंट है वो टाइम अलॉटमेंट भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है आपका पहला वाला जो है जनरल साइंस, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 25 है। फिर मैथ्स आएगा आपका, मैथ्स में भी क्वेश्चन कितने आपके, 25 है। फिर आपका रीजनिंग आएगा, रीजनिंग में क्वेश्चन कितने, 30 है। और फिर आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगा, उसमें भी क्वेश्चन कितने आपके, 20 क्वेश्चन है। और ऐसे टोटल मिला के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। और उस टाइम देखो, ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए टाइम कितना अलॉट हुआ है, टाइम है आपका 90 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया गया है। यही बात अगर हम एसएससी में करते हैं ना, देखो एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, आपको यहाँ पर कितना टाइम मिलता है, सेम क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं, 100 क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है, यहाँ पर आपको टाइम मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का, याद रखो। तो यहाँ पर आपको कितना टाइम ज़्यादा मिल रहा है, 30 मिनट का, आधे घंटे का टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो आप ये सोचो, मतलब जो, मतलब जिसका सीजीएल हो या फिर सीजीएल वाला तो भरेगा नहीं, बट सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस वाला जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स अपने कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ऑफ क्यों, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम रहेगी एज कम्पेयर टू सीएचएसएल और एमटीएस से, ठीक है। इतना याद रखना, डिफिकल्टी लेवल कम ही होगी। तो और मतलब एक ऐसा एमटीएस और सीएचएस वाले जो भी कैंडिडेट्स है वो सेम क्वेश्चन को कितने मिनट्स में करते हैं, वो 60 मिनट्स में कर देते हैं, क्योंकि टाइम अलॉटमेंट उनकी प्रैक्टिस उस तरीके से होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम दे रहा है, सिर्फ नहीं, सॉरी सॉरी, 90 मिनट्स कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम है 90 मिनट्स, ओके। और जो भी डिसेबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, मतलब कुछ डिसेबिलिटीज वगैरह होंगे, तो उनके लिए कितना, थोड़ा सा और आधा घंटा क्या हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। निगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी, 1/3 क्या है आपकी निगेटिव मार्किंग। 1/3 मतलब देखो टोटल कितने क्वेश्चन है आपके, 100 क्वेश्चन है, आपको मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर 3 क्वेश्चन गलत हो रहे आपके तो उसके 1 मार्क कट हो जाएगा। आगे समझ में, 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपको कितने मार्क्स जाएंगे, 1 मार्क जाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई तो अच्छे खासी करनी है, बट थोड़ा सा अगर रिस्क लेना हो तो रिस्क ले सकते हो उसमें। ठीक है, अगर मुझे नहीं भी आ रहा है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ये मैंडेटरी, मतलब मैं ये सजेस्ट कब कर रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो ही गई हो, फिर भी लग रहा है कि हाँ मुझे ये वाला और ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन में अगर कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि हाँ मार सकते थे, इस केस में मार दो, ओके। आगे समझ में, अब आगे बात कर लेते कि हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो जनरल साइंस, साइंस में क्या क्या आता है, साइंस में आएगा फिजिक्स आएगा, फिजिक्स के बाद आएगा केमिस्ट्री, फिर उसके बाद लाइफ साइंस, मतलब आपका बायो का पार्ट होता है बायोलॉजी, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट। ये और इन्वायरमेंट करीब करीब मुझे लग रहा है कि जो बायो में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस जो है, जनरल जनरल साइंस जो है, उसके कितने पार्ट आएंगे आपके, तीन तीन उसमें डिवाइड हो रहा है, वो एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और वो एक है बायो। तो उसको आपको अच्छे से कर लेना है। और इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली देखो, एक लूसेंट की बुक आती है, वो लूसेंट की बुक कर लो, या फिर आपके
6 से लेके 10 तक आपके जो भी स्टेट मतलब आपका जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है साइंस के बुक रीड कर लेना, वहां से भी आपका काम बन जाएगा उससे। ठीक है, फिर आगे देखो मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए तो मुझे जितना लग रहा है कि सारा ही है आपका, डेसिमल, एलसीएम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, फिर अपना 2D एरिया पेरीमीटर वगैरह, मतलब सारे ही सारे, मतलब बेसिक एडवांस मैथ्स भी आ रहा है इसमें। एडवांस मैथ्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी है, और ये एडवांस मैथ्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट एडवांस मैथ्स है। फिर उसके बाद आपका मतलब एक अलजेब्रिक एक मैथ्स के आपको आप पता होंगे, मतलब आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप कि आपको पता ही होगा, एक अलजेब्रा का पार्ट रहता है और एक एडवांस का पार्ट रहता है। एडवांस में क्या क्या आता है, जो आपका स्पेशली ज्योमेट्री वाला पार्ट है ना, वो आपका किस में आता है, एडवांस में आता है, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है ये मैंने देखो देख लेना जब भी आप वीडियोस देखेंगे। और देखो मैथ्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके डेली लेक्चर्स आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी तक देखो मैंने ना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 वीडियोस डाल दिए मैंने, परसेंटेज के हैं, और वो भी आपके रेलवे के ही है। और ये तो रेलवे के मैं वहाँ पर कांस्टेबल मतलब रेलवे के मैं ग्रुप डी को छोड़ के बाकी सबकी भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्या करता रहूंगा, उसके भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा। ओके, तो डोंट वरी। और देखो अगर आप किसी हायर पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रुप डी का तो आसानी से हो ही जाएगा, क्योंकि सेम ही सिलेबस है। सिर्फ क्या हो जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो डिफिकल्टी लेवल सिर्फ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, इतना याद रखो दिमाग में। ठीक है, नाउ आगे। आगे क्या है आपका करंट अफेयर्स वाला, देखो ये जो है यहाँ पर मैंने बोला था ना आपको, देखो यहाँ पर क्या है आपका ये वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा आपका, हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमी आएगा आपका, फिर पॉलिटी है, देन इन्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, हाँ जस्ट ठीक है, ओके इतना है। फिर उसके बाद जो भी आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, देखो करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा, करंट अफेयर्स में अपना जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई हो, मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है राइट, तो उसने उसको किसने जीता, कौन सी फीमेल में किसने जीता, मेल में किसने जीता, ये वाले जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड होते हैं। या फिर अभी अर्जुन अवार्ड्स भी दिए गए, तो अर्जुन अवार्ड्स भी कर लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा वो देख लेना। देन उसके बाद पर्सनालिटीज कौन कौन है कि जो न्यूज़ में चलती है, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, अभी बजट भी आ जाएगा तो बजट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो भी करंट अफेयर में चल रहा है ना, कोई भी देखो एक यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो, और सिर्फ देखो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर मत, मतलब ये भी देख लेता हूँ वो भी देख लेता हूँ ऐसा मत कर लेना। एक प्रॉपर पहले बैठ के क्या कर लो आप, पूरा का पूरा जितना सिलेबस दिया है वो उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, फिर उसी को बार बार रिवाइज कर लेना। नहीं तो बच्चों की गलतियां क्या हो जाती है पता है क्या, वो यहाँ से भी देखते हैं, वो वहां से भी देखते हैं, और ना यहाँ का ढंग से वो बताए ना वहाँ का ढंग से वो बताए, वो बीच में ही अटक जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो आप ऐसी गलतियां मत करना, एक ही किसी भी टीचर को एक अच्छे से पकड़ो। ठीक है, और वहीं से आप क्या कर लो, देखो आप प्रैक्टिस हर जगह से कर लो, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वहां से देखा यहाँ से देखा चलेगा, बट पहले जो होता है, पहले प्रैक्टिस नहीं होती कभी भी। पहले क्या होता है, पहले ढंग से पढ़ना होता है, तो जो भी ढंग से पढ़ना है ना वो किसी भी एक ही टीचर को फॉलो करो। ओके, और फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा एक टॉपिक है कि जो मेरा ढंग से हो गया है पढ़ा के, मतलब सॉरी पढ़ के मेरा, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वहां से भी कर सकते हो। अदरवाइज मतलब आपको जहां से प्रैक्टिस करना है वहां से कर लो, लेकिन पढ़ लो एक ही जगह से। समझ में आ रहा है? नो, आगे चल लेते हैं। देखो एक तो है रेलवे है, तो मेडिकल फिटनेस भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों ऐसी दिक्कत है, क्योंकि रेलवे में अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो दिक्कत ये है, मतलब आपका जो फिजिकल फिटनेस है, उस फिजिकल फिटनेस जैसे मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे स्पेक्स है, तो अगर मैं स्पेक्स हटा दूँ तो थोड़ी सी देखने में दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कलर मतलब जो आंखें है ना वो अच्छी होनी ही चाहिए, अगर आप रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आ रहा है समझ में? और उसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैंने यहाँ पर एक्चुअली लगाया नहीं है, बट आप ना ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ना उसमें जाइए और उसमें देखिए कौन से पोस्ट के लिए कौन सी विजिबिलिटी, मतलब जो मेडिकल फिटनेस है ना वो कौन सा है, शायद A1 A2, जिनको स्पेक्स है उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई करना जिसमें C1 और C2 जो है, C1 C2 मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे जैसे जिनको स्पेक्स की दिक्कत है। ठीक है, वो देख लेना आप, क्योंकि A1 A2 जहाँ पर भी आपका जहाँ पर A1 A2 A3 जहाँ पर भी लिखा होगा ना मेडिकल स्टैंडर्ड,
तो वहाँ पर मतलब आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, फिक्स नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ आगे देखो। और एज लिमिट है ना, एज लिमिट उन्होंने एक डेट दी है 1/1/2025। मतलब वहां तक आपका कितना कितना एज होना चाहिए, 18 से लेके 36 ईयर तक आपका क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। और यही जो डेट है ना, और ये वाला डेट देखो, ये वाला डेट नहीं, ये तो आपका इसके लिए था। और दूसरे वाली एक डेट है, कौन सी वाली, 22 22 फेब। ये डेट किसके लिए, एप्लीकेशन क्लोज भी हो जाएगा, एज वेल एज जो आपका जो भी SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी रिजर्वेशन ले रहे हैं ना, उनके लिए ये वाली डेट याद रखना। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ना, इसके अंदर के ही होने चाहिए, इस वाले डेट के अंदर का ही होना चाहिए। किसी के पास मान लो 24 पे उसका क्या हो गया, EWS या फिर SC का जो भी रिजर्वेशन का जो अपना ये सर्टिफिकेट रहता है, वो अगर इस वाले डेट पे भी अगर आपका इश्यू हो गया ना, तो भी वो डिस्क्वालीफाई करेंगे आपको, याद रखना। आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अभी तो मेरे पास आ गए। आप सारे देखो, मतलब आपने पहले एग्जाम क्लियर कर दिया, फिर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया, मेडिकल आपका क्लियर हो गया, और एट द एंड में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकलेंगे, याद रखना। क्यों, क्योंकि 2 दिन के बाद का क्या है आपके पास, जो सर्टिफिकेट 22 तारीख के पहले का चाहिए था, वो आपका 24 को है, ऐसा नहीं चलेगा, याद रखना। ओके, नाउ आगे चलते हैं। ये तो कुछ वैसे तो काम है नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका कैसे कैसे प्रोसीजर होता है वही दिया। मतलब पहले आपको उस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका पहले से ही अकाउंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ लॉगिन कर दो और अप्लाई कर दो। लेकिन अगर किसी का नहीं है, चलो मान लेता हूँ कि मेरा अकाउंट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वहां पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स भर के, और फिर मुझे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर अप्लाई करेंगे हम। ओके, नाउ फिर यही बात बोलिए, अगर कहीं पर आपको कुछ गलतियां वगैरह हो गई है, तो आपको क्या करना है, कौन से डेट से लेके 25 से लेके 6 मार्च तक आपको करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, लेकिन उसके लिए चार्ज चार्ज देना पड़ेगा आपको। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने अगर गलती की है तो आपको उसका भुगतान भरना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो आगे। देन एग्जाम आपका कैसे कैसे होगा वो दिया है। पहले रहेगा आपका CBT का मतलब क्या होता है, देखो पहले क्या रहेगा आपका CBT, जिसमें पहले होता है आपका CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, जिसका मैंने एग्जाम पैटर्न आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर CBT के बाद में जो होगा, वो CBT के बाद में क्या रहेगा आपका, PET रहेगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहेगी। फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बाद क्या रहेगा, उसके बाद में होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका क्या रहेगा, एक प्रोसेस चलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। और CBT के लिए आप देख लेना, CBT के लिए आपको आपके नज़दीक वाला सेंटर, मतलब आपको चूज करना होता है सेंटर कौन कौन से, और 3 सेंटर आपको चूज करने होते हैं। आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे, उतना जल्दी आपको आपके नज़दीक वाला सेंटर मिलने के चांसेस है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की तो मैंने बात कर ली थी ऑलरेडी। नाउ देखो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द PET, मतलब PET के लिए सेकंड पहला वाला जो एग्जाम होगा, वो कौन सा रहेगा, अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद जो होगा वो क्या रहेगा आपका, PET का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपको ग्राउंड के लिए वो बुलाएंगे, और कितने कितने कैंडिडेट बुलाएंगे, ऐसा कुछ दिया है क्या, हाँ देखो 3 टाइम्स बुलाएंगे। जितनी 3 टाइम्स जितनी वैकेंसीज है, मतलब वैकेंसीज कितनी है, 32,000 वैकेंसीज है, उसके 3 टाइम्स बुलाएंगे। मतलब बोलो कितना होगा, मतलब करीब करीब चलो मान लेते हैं 96, मतलब 95,000 इतने कैंडिडेट वो क्या करेंगे, 95,000 या फिर करीब करीब मैं मान लेता हूँ, चलो 90,000 उतने कैंडिडेट वो क्या करेंगे, बुलाएंगे, किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ओके, अब अगर मैं फिजिकल की बात, अब चल ही रही है तो मैं फिजिकल की बात आपको बता देता हूँ, फिजिकल में क्या क्या होगा। देखो फिजिकल में ना 2 तरीके के फिजिकल रहेंगे आपके, ठीक है। 2 टेस्ट होगी फिजिकल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिला है। मेल कैंडिडेट को क्या है, आपको क्या करना है, 35 kg जो वेट है ना, वो लिफ्ट करना है, ठीक है। 35 kg का वेट लिफ्ट नहीं, सॉरी 35 kg का वेट जो है वो क्या करना है आपको, लिफ्ट करके 100 मीटर चलना है आपको, ठीक है। और वो भी कितने मिनट में, 2 मिनट में चलना है। आगे समझ में? और इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। और आपको वो जो वेट आपने दिया होगा, मतलब आपको क्या करेंगे, कुछ तो वो रेत वगैरह रहेगी, उसको आपको कंधे पे वहां पर रखना है, और 100 मीटर जाना है, कितने मिनट में, 2 मिनट में। और आपको वो नीचे नहीं रखना, अगर आपने नीचे रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको दूसरा चांस नहीं मिलने वाला।
और ये रहेगा आपका पहला वाला। फिर जो सेकंड वन है, सेकंड वन में क्या बोला है आपको, 1000 मीटर, मतलब करीब करीब, मतलब सॉरी करीब करीब नहीं, 1 किलोमीटर क्या करना है आपको, रनिंग करनी है, और वो भी कितने टाइम में, 4 मिनट एंड 50 सेकेंड। आ रहा है समझ में? दो मेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या किया है उन्होंने, 20 kg बोला है वेट, डिस्टेंस सेम ही है, टाइम भी सेम भी है। ओके, मेल कैंडिडेट के लिए कितना था, 35 kg था, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, 20 kg है, टाइम कितना है, 2 मिनट का, कितना डिस्टेंस जाना है, 100 मीटर में, ठीक है। और जो सेकंड वन है कितना है, सेम है, 1 किलोमीटर, फीमेल के लिए भी सिर्फ टाइम का रिलैक्सेशन है, टाइम कितना है, 5 मिनट और 40 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। ना, अब देखो आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, फिर से वही बात है, आपका एज का क्राइटेरिया कितना है ना। हाँ, अब ये एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता रहा है, एग्जाम फी कितनी होगी। देखो फी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो या फिर ईडब्ल्यू अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कितना है, 500 रुपीज़ है। ओके, 500 रुपीज़। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा आती है, राइट, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है, तो बच्चे भी क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म भर लेते हैं कि ठीक है चलो अभी फॉर्म भर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि एग्जाम देना या फिर नहीं देना। उस केस में क्या होता है कि जो भी कमीशन होगा आपका या फिर बोर्ड होगा, उसको उतना, मतलब पूरा मैनेजमेंट करने में ज़्यादा पैसा जाता है। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, उस केस में उन्होंने किया कि पहले क्या करेंगे, हम बच्चों से पैसा लेंगे, ठीक है, पैसा कितना लेंगे, 500 रुपये लेंगे, और 500 में से भी क्या करेंगे, अगर वो बच्चा, चलो मान लेते हैं कि मैं हूँ, मैंने क्या किया, फॉर्म भर दिया, 500 रुपये भर दिए, और उस केस में मैंने पहले पहला वाला जो सीबीटी वाला एग्जाम था, वो सीबीटी वाला एग्जाम मैंने दे दिया। तो अगर आपने एग्जाम दे दिया तो उसमें से 400 रुपीज जो है वो आपके रिफंड हो जाएंगे। आगे समझ में कितने, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिर्फ कितना पैसा जाएगा, 100 रुपये ही जाएगा, 500 में से 400 रुपये तो आपको वैसे भी वापस मिलने वाले हैं, तो डोंट वरी। फिर उसके बाद देखो फीमेल है, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन होगा, या फिर एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, या फिर ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन होगा, तो उनके लिए कितनी फीस है, 250 रुपीज फी है, और उसमें से सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा। क्लियर है, फीस के बारे में आ गया समझ में आपको, जो मैंने बोला था वो ना। आगे देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने, मतलब जो देखो सीबीटी में से उन्होंने क्या किया, जितने भी बंदे आए थे, चलो मान लेते 40 लाख बंदे ने फॉर्म भरा था, उनमें से सीबीटी एग्जाम दी, उसमें से कितने, 40 लाख में से कितने सिलेक्ट करेंगे वो, मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ आपको, चलो मान लेते 40 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, उसमें से क्या हुए, 30 लाख स्टूडेंट्स ने क्या दिया, फॉर्म भर दिया। अब ये फॉर्म भरने के बाद इसमें से कितने बंदे लेंगे, चलो मान लेते 1 लाख ही बंदे लेंगे वो, क्यों 1 लाख बंदे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, पीईटी के लिए लेंगे, तो जितनी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स, तो 1 लाख ले लिए। 1 लाख में से कितने सिलेक्ट करेंगे, रेशियो देखो उन्होंने बोला है 1:1, 1:1, मतलब जितनी वैकेंसीज है उतने ही बंदे क्या करेंगे वो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलाउ करेंगे। अरे आ रहा है समझ में, नो। आगे देखो, फिर मैंने, देखो यहाँ पर जो भी जोन वाइज है, आप एक बार ना देखो, मैंने यहाँ पर डाला नहीं है क्योंकि बहुत छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है। अगर मुझे टाइम मिला मतलब टाइम मिल ही जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्या करूँगा आपके लिए, और थोड़ा सा आपका काम आसान हो, कौन से पोस्ट के लिए डालना है, कौन से जोन में डालना है, जोन वाइज आप खुद भी थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो, ठीक है। मतलब सारा तो मैं क्या करूँगा, चलो यूट्यूब पे देख लेता हूँ, और अपनी खुद की मेहनत तो 0% है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा गाइडेंस तो मिल ही जाएगा यूट्यूब से, लेकिन एटलीस्ट खुद की तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालना सीखो, ठीक है। तो ये जो है ये देख लेना आप एक बार कि कौन कौन सी पोस्ट है। और देखो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, होप कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, C1 B1 C1 C1 B1 है। तो आप एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, गो थ्रू मतलब सिर्फ और सिर्फ जितनी कौन कौन सी वैकेंसीज है, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सिर्फ आपको देख लेना, और जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है वो भी देख लेंगे। ओके, आ गया समझ में, आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई रिलेवेंट वगैरह लगा तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं क्या कर लूँगा, उसके लिए एक अलग सा वीडियो भी डाल दूंगा। क्लियर है, आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। और देखो मैंने फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कर लो, आपके जो भी दोस्त हो उनको शेयर कर सकते हो, और यहाँ से आगे मतलब यहाँ से पीछे भी मैं इस मेरे यूट्यूब चैनल पे
वीडियोस डालता था। अब देख लो एक परसेंटेज जो वीडियो है स्पेशली रेलवे के लिए, मतलब स्पेशली रेलवे के लिए नहीं है, सीजीएल मतलब स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए मैंने एक स्पेशली डाल दिया है, आप देख लेना। और यहाँ से आगे भी इस चैनल के ऊपर आपका वीडियोस आपके अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो उनको देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वन वीडियो में। ओके, चलो बाय, थैंक यू।